हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर TGT PGT एस्टेट HPSC द्वारा निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य, और ये मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है। तो TGT PGT एस्टेट की तैयारी हम करवा रहे हैं और उसी के संदर्भ में ये क्लास नंबर पता नहीं 12 है या 13 है, लेकिन जो भी एग्जैक्ट क्लास होगी वो मैं थंबनेल पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैंने देखी नहीं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और ऐसे मैं 2-3 वीडियो डालती रहती हूँ तो क्लासेस थोड़ा सा ध्यान नहीं रहती हैं। तो TGT PGT एस्टेट को लेकर मेरे पास एक कमेंट था कि मैम क्या आप पढ़ा रहे हैं उन वीडियो से हमारा एस्टेट क्लियर हो जाएगा। तो भाई मैं यहाँ जो पढ़ा रही हूँ ये आपको 60 मार्क्स के लिए पढ़ा रही हूँ, और मैं आपको ये पूरी तरीके से श्योरली कह सकती हूँ कि अगर जो वीडियो मैं पढ़ा रही हूँ उन्हें अगर आप सभी वीडियोस को देख रहे हैं, जैसे मैंने पढ़ने की एक स्ट्रेटजी बताई थी, जो मैंने TGT PGT एस्टेट का जो सिलेबस था उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें पूरी रणनीति बताई थी कि आपको किस प्रकार से TGT PGT एस्टेट की तैयारी करनी है, कितने मार्क्स का कहाँ से पूछा जाता है। तो ये मैंने जो निर्धारित किया था कम से कम 8-10 सालों के एस्टेट के क्वेश्चन पेपर देखकर ही मैंने बताया था कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहा है वो जो TGT PGT एस्टेट की सिलेबस वाली वीडियो हैं वो उन्हें जरूर देख लें। अब आपको ये वीडियो मिलेंगी कहाँ पर, तो मैंने अपने चैनल पर TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। 2024 इसके नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और इसके अंतर्गत मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं। तो वहाँ से अगर आप शुरू से वीडियो देखना शुरू करते हैं तो सारी रणनीति आपको समझ में आ जाएगी। अब हर एक वीडियो के बीच में सारी बातें नहीं बताई जाती हैं, तो श्योरली कहती हूँ कि जो आपके 60 मार्क्स का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा स्टेट के अंदर, उसमें आप 40 प्लस आराम से ले लेंगे। जब 45 मेरे आ सकते हैं तो आप लोगों के क्यों नहीं आ सकते। और अब तो मैं आपको जितनी भी मेरे पास 3-4 किताबें पढ़ी हैं उनमें से वो सारा कंटेंट आपको दे रही हूँ जहाँ से स्टेट का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप निश्चिंत रहें, ये 60 नंबर की तैयारी करवाना तो मेरा काम है, और प्लस में जो 15 मार्क्स की कॉमन हिंदी आती है उसकी भी तैयारी मैं आपकी करवा दूंगी। तो 75 नंबर मेरे हाथ में, बाकी तैयारी आपको खुद करनी है, CDP अच्छे से करनी है, तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद 75 ये हैं और 15 ही रहते हैं 90 बनने में। 90 नंबर आपको चाहिए होते हैं। अगर इस 75 में से आप 50 या 55 आराम से ले लेते हैं तो आपका एस्टेट क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य। और जैसा कि आप सभी को बता दूं कि अभी हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हम आदिकाल पढ़ा रहे हैं, और इससे पहले जो भाषा का विकास था, उद्भव और विकास, तो भाषा से संबंधित जितनी भी वीडियो थी वो सारी मैंने डाल दी हैं। अब आदिकाल, और आदिकाल का ये बिल्कुल अंतिम टॉपिक है, और उसके बाद हम लेकर आएंगे आदिकाल से संबंधित जितने भी MCQs होंगे वो। ठीक है, लेकिन MCQs पर मैंने एक वीडियो पहले भी डाल रखी है, आप उसे देखना चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अब 2-3 दिन एक हमारी क्लासेस लगेंगे MCQs पर, और वो क्लासेस होंगी भाषा से संबंधित और आदिकाल से जो MCQs होंगे उन पर। ठीक है, अब मैंने आदिकाल आपको संपूर्ण करवा दिया है, और आज देख रहे होंगे कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, वहाँ तक ज़्यादा तक जो साहित्य था वो पद्य में लिखा गया था, लेकिन आदिकाल के अंतर्गत कुछ एक ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जो गद्य में लिखी गई हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, गद्य साहित्य कहते हैं। अब गद्य साहित्य क्या होता है, जिसमें विचारों का विश्लेषण किया जाता है, जो विचार परक होते हैं उन रचनाओं को हम गद्य रचनाएं कहते हैं, जैसे कि उपन्यास है, कहानी है, नाटक है। और जो पद्य रचनाएं होती हैं इसमें भावों को और अनुभूतियों को महत्व दिया जाता है, ये भाव प्रधान होती हैं। ठीक है, दोनों में अंतर आपको समझना है। या पद्य का मतलब आप काव्य से भी ले सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ी वो सारी काव्य रचनाएं पढ़ी थी, लेकिन कुछ एक गद्य रचनाएं भी हैं जो आदिकाल में ही लिखी गई थी, और यहाँ से भी एस्टेट में प्रश्न पूछा जाता है।
तो मैंने सोचा कि आज जो बचे खुचे टॉपिक हैं उन पर मैं वीडियो डाल देती हूँ। और सबसे पहले अब बात कर लेंगे गद्य साहित्य की। और तो इसमें रचना एवं रचनाकार, यहाँ पर उनकी समय सीमा दी गई है और उसके बाद उनसे संबंधित जो स्मरणीय बिंदु हैं यानी कि जो परीक्षा उपयोगी हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं ये कहती हूँ कि टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले स्टूडेंट रचना, रचनाकार एवं उनका समय याद करने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि पीजीटी स्टेट में ये सारा जो पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल पीजीटी स्टेट में क्या करने लगे कि यहाँ से कोई भी आपको 2-3 पॉइंट उठाकर दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी असत्य है। तो जैसे कि आप क्वल ये माला पढ़ रही हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। राउल वेला पढ़ रही हैं तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार की रचना है, कौन सी भाषा में लिखी गई, किसने लिखी, क्या इसकी कथा वस्तु है, क्या इसका वर्ण विषय है। तो इन सब बातों का आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली रचना है और ये एस्टेट में भी पूछी जाती है रचना और हर एक परीक्षा में पूछी जाती है। तीनों रचनाएं जो मैं लेकर आई हूँ गद्य साहित्य की, जो कि आदिकाल का गद्य है, तो ये सारी तीनों इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली रचना है जो गद्य में लिखी गई वो है क्वल्य माला। क्वल्य माला कहा, तो ये इसके जो रचनाकार हैं वो हैं उद्यतन सूरि। कौन है इसके रचनाकार? उद्यतन सूरि, ये ध्यान रखना है। इसका समय सीमा क्या है? 9वीं शताब्दी। क्वल्य माला के जो रचनाकार हैं वो उद्यतन सूरि हैं। मैं 3 बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि बोलते बोलते आपको याद हो जाए। तो एक बार वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल से अभी नया जुड़ा है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपके द्वारा जो मैसेज हैं उन पर भी डाउट रहता है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो सारा मुझे पता रहे। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी है इसका समय और ये आरंभिक उल्लेख्य गद्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। मतलब जो सबसे पहले गद्य साहित्य लिखा गया क्वल्य माला, ये किस लिए चर्चित है? ये ग्रंथ जो है अपनी भाषा के कारण चर्चित है और ये सबसे आरंभिक गद्य ग्रंथ है। इसमें कुछ एक स्थानों पर उस समय की सामान्य प्रचलित भाषा का सुंदर रूप मिलता है। मतलब जो क्वल्य माला है ये रचना जो आदिकाल की गद्य रचना है जो उद्यतन सूरि ने लिखी, इस रचना की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है उसकी भाषा, क्योंकि उस समय जो जन सामान्य में प्रचलित भाषा थी उसका सुंदर प्रयोग इस रचना में देखने को मिलता है। बस इसके बारे में इतना ही है और ज़्यादातर इसके बारे में यही पूछा जाता है कि क्वल्य माला रचना, इसके रचनाकार का नाम बताइए। दूसरी गद्य रचना आती है राउल वेल। और राउल वेल ने कौन सी रचना लिखी? मतलब राउल वेल जो है ये किसकी रचना है? रोड कवि की। ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछे जाते हैं पेपर में और बहुत ही कम बुक होंगे जो आपको इस तरीके से ऐसा कंटेंट आपको देंगे। ठीक है, तो राउल वेल जो रचना है ये किसने लिखी? रोड कवि ने। ध्यान रखना है, राउल वेल किसने लिखी? रोड ने। और इसका जो समय सीमा थी रोड कवि की वो 10वीं शती थी। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि राउल वेल जो है गद्य रचना आदिकाल की वो किस प्रकार की रचना है? तो वो एक शिलांकृति है और कृति मतलब रचना और शिलांकित मतलब जो शिल पर अंकित होती है, शिलांकित कृति है और ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। अब आप प्रश्न मन में आया होगा कि चंपू काव्य क्या होता है? तो चंपू काव्य एक ऐसी रचना होती है जिसको कुछ एक तो गद्य में लिखा जाता है और कुछ एक पद्य में लिखा जाता है, यानी कि गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है जिस रचना में, उस रचना को हम चंपू काव्य कहते हैं। तो जो राउल वेल है रोड कवि की वो भी एक चंपू काव्य है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, गद्य पद्य में लिखी गई है। दूसरा क्या है कि राउल नामक नायिका का, राउल वेल जैसे कि नाम से ही पता है कि आदिकाल के अंतर्गत जो भी रचनाएं लिखी जाती थी वो ज़्यादातर नायक या नायिका के नाम पर ही होती थी। तो राउल नामक नायिका है इसमें और इस नायिका के राउल वेल
ये राउल नामक नायिका का नख सिख वर्णन है। नख का मतलब नाखून और सिख का मतलब शिखा यानी कि सिर, यानी कि एडी से लेकर चोटी तक की उसकी सुंदरता का या उसके रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन मिलता है। साथ ही कलचुरी राजवंश के एक सामंत की 7 कन्याओं का नख सिख वर्णन भी है। मतलब कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि जो राउल वेल है इसके रचनाकार रोड कवि हैं, ठीक है, रह से ही हैं। और राउल वेल है ये कैसी रचना है, तो एक चंपू काव्य है। राउल वेल रचना के अंतर्गत राउल नामक नायिका का नखसिख वर्णन मिलता है। और इसी के अलावा जो कलचुरी राजवंश के सामंत की एक 7 नायिकाएं थी, 7 नायिकाओं का भी नखसिख वर्णन मिलता है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, इससे हिंदी में नखसिख वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। अब आपसे ये पूछ ले कि हिंदी की ऐसी कौन सी रचना है जिससे हिंदी साहित्य में नखसिख वर्णन की रचनाओं की परंपरा का आरंभ हुआ, तो ये हुआ राउल वेल से, ठीक है, तभी से शुरुआत हुआ। और नखसिख वर्णन आप देखेंगे कि रीति काल तक इस प्रकार की रचनाएं लिखी गई। अगली जो रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये रचना किसकी है, दामोदर शर्मा की। और इसका समय सीमा क्या है, 12वीं शताब्दी। ध्यान रखना, राउल वेल का 10वीं शताब्दी, कुवलय माला का 9वीं शताब्दी और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है 12वीं शताब्दी। और वर्ण रत्नाकर अगली रचना है उसका समय सीमा है 14वीं शताब्दी। तो बिल्कुल सीक्वेंस से आपको यहाँ पर नोट देखने को मिल रहे होंगे। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है, दामोदर शर्मा के। 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। और इससे उस युग के काव्य रूपों की जानकारी भी प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और क्या बात है कि बनारस, इसमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है दामोदर द्वारा रचित है, इस के अंतर्गत क्या है, बनारस और उसके आसपास की जो संस्कृति है और बनारस और उसके आसपास की जो भाषा है आदि पर प्रकाश डाला गया है। और इसमें उस समय जो काव्य लिखा जा रहा था ना, उस काव्य के रूप का भी हमें जानकारी मिलती है कि वो काव्य रूप किस प्रकार का था। इस दृष्टि से इसने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे महत्वपूर्ण माना है। इसमें कौशल भाषा को अपभ्रष्ट कहा गया है। ध्यान से देखना, कौशल भाषा को क्या कहा गया है, अपभ्रष्ट कहा है। और संस्कृत के समानांतर 12वीं सदी में वहत कौशली के उदाहरण भी वर्णित हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित यह व्याकरण शास्त्र है। आपसे पेपर में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आदिकाल की वह कौन से गद्य रचना है जो जिससे व्याकरण के बारे में जानकारी मिलती है या व्याकरण शास्त्र है, तो वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, ये एक व्याकरण शास्त्र है जो आदिकाल की रचना है, दामोदर द्वारा लिखी गई और गद्य रचना है। उसके बाद नेक्स्ट रचना आती है वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर नामक जो गद्य रचना थी, जो आदिकाल का ग्रंथ था, उसकी रचना ज्योतिश्वर ठाकुर ने की। और कौन सी शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में इसका टाइम है। हिंदू दरबार। अब वर्ण रत्नाकर के अंतर्गत क्या है, देखो वर्ण समझकर आप इसे व्याकरण शास्त्र मत कर देना, थोड़ा सा आपको अंतर स्पष्ट करके रखना है कि ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये है व्याकरण शास्त्र। ठीक है, तो वर्ण रत्नाकर किसने लिखा, ज्योतिश्वर ठाकुर ने। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण इसमें मिलता है। मैथिली हिंदी में रचित ये ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है, यानी कि जो वर्ण रत्नाकर है ये ऐसा लगता है जैसे यह एक क्या है, शब्दकोश है। मतलब जिसे डिक्शनरी कहते हैं ना, उस प्रकार से ये एक शब्दकोश जैसा लगता है। और जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये एक व्याकरण शास्त्र है। और जो राउल वेल है ये एक शिलांकृति है और चंपू काव्य है, नख सिख वर्णन मिलता है। और कुवलय नामा है, इसमें उस समय की भाषा का वर्णन मिलता है। सारा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है।
तो सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया। तो आप सोच रहे होंगे कि उस समय तो ज़्यादा इन्होंने साहित्य के तरीके से तो इस बात को लिखी नहीं थी, तो इसका बाद में संपादन किसने करवाया? सुनीति कुमार चटर्जी ने। और ध्यान रखना कि वर्ण रत्नाकर कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये मैथिली हिंदी में लिखा गया है, मैथिली में लिखा गया है, और ये एक शब्दकोश जैसा प्रतीत होता है। तो ये आदिकाल के अंतर्गत 3 प्रमुख गद्य रचनाएं थी, और उसके बाद कुछ एक रचनाएं और आती हैं जिनका कहीं पर हमने आदिकाल के अंतर्गत जिक्र नहीं किया, और वो कुछ एक ऐसी रचनाएं हैं जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि आदिकाल के अंतर्गत हमने अपभ्रंश साहित्य पढ़ा, और अपभ्रंश साहित्य के बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने नाथ साहित्य पढ़ा, फिर सिद्ध साहित्य पढ़ा, उसके बाद फिर जैन साहित्य पढ़ा, और जैन साहित्य के बाद रासो साहित्य पढ़ा, और रासो साहित्य के बाद फिर हमने विद्यापति पढ़ा, और विद्यापति के बाद फिर अमीर खुसरो पढ़ा, और अमीर खुसरो के बाद आज की क्लास है जो मैंने आदिकाल का गद्य बताया। और अब हम पढ़ेंगे आदिकालीन लौकिक साहित्य, यानी कि आदिकाल के अंतर्गत वो कौन सी रचनाएं हैं जिन्हें लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखी गई हैं। तो सबसे पहली रचना है ढोला मारूरा दूहा। इम्पोर्टेंट रचना है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार चाहे कल्लोल कहे चाहे कुशल लाभ कहे, दोनों एक ही बंदे के नाम है। और ढोला मारूरा दूहा की जो समय सीमा है वो 11वीं सदी है। अब ढोला मारूरा दूहा को लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्यों रखा? कुछ ना कुछ इसके अंतर्गत ऐसा मिलेगा जो लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। ये इसके अंतर्गत लोक प्रचलित प्रेम काव्य का वर्णन किया गया है, और ये राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। लोक मतलब जो आम सामान्य जन लोगों के अंदर जो चीज़ प्रसिद्ध थी, तो वह है ढोला मारूरा दूहा। ये एक लौकिक रचना है, और ये लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। जो लोगों के अंतर्गत ये प्रेम काव्य काफ़ी प्रचलित है, और ये राजस्थान के अंतर्गत ज़्यादा लोकप्रिय है। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी की कथा है। मारवाड़ी की मतलब मारवाड़ी, ठीक है। आप ध्यान से ये 2 नाम सुनते ही आपको राजस्थान की याद आ जाएगी, तो ये राजस्थान में ही अधिक प्रिय है। इसमें ढोला किसका नाम है? नायक का नाम है, और राजकुमारी मारवणी, तो मारूरा, ठीक है, मारवणी की कथा है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है, नारी हृदय की मार्मिक व्यंजना मिलती है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों की बीच की कड़ी माना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ढोला मारूरा दूहा जो लौकिक साहित्य है, ये राजस्थान में अधिक लोकप्रिय रहा, और राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवणी की कथा इसमें है, और नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना की गई है। इस वजह से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं ये कहते हैं कि हेमचंद्र, ये भी आदिकाल के अंतर्गत हमने जैन साहित्य के अंदर पढ़ा था, और जो बिहारी है, बिहारी के दोहे हैं, उनके बीच की कड़ी इसे माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रचना आती है संदेश राशक, जो कि हमने जैन साहित्य के अंतर्गत पढ़ी थी। तो ये भी एक लौकिक साहित्य की रचना है, और इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, या अदमान भी कहते हैं इसे। इसकी समय सीमा 11वीं-12वीं सदी है, और इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण है? देशी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है। ये मैंने उस समय भी बताया था जब आपको जैन साहित्य पढ़ाया था। तो आदिकाल की ऐसी कौन सी रचना है जो देशी भाषा में लिखी गई है और एक मुसलमान कवि के द्वारा लिखी गई है? तो वह है संदेश राशक। संदेश राशक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। तो संदेश कौन भेजेगा भाई? कोई वियोग में होगा, कोई विरह में होगा, व्याकुल होगा, वही व्यक्ति संदेश भेजेगा। तो इसमें संदेश राशक में विक्रमपुर की जगह का नाम दिया गया है कि विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, उसकी कथा व्यक्त हुई है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांति कालीन कहा है। ये प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है और 3 प्रकर्मों में विभाजित 223 छंदों का विरह युक्त काव्य है। संदेश राशक जो है इसे एक विरह काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। एक तो ये याद रखना है कि संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? तो एक विरह काव्य है। इसके अंतर्गत छंद कितने हैं? 223 छंद है। कितने प्रकर्मों में विभाजित है? तो 3 प्रकर्मों में विभाजित है।
ठीक है, और इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है और विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा इसमें व्यक्त हुई है। उसके बाद एक अगली रचना आती है बसंत विलास, और बसंत विलास जो रचना है इसके रचनाकार का नाम अज्ञात है, मतलब किसी को नहीं पता कि रचना किसकी है, लेकिन इसका जो समय सीमा है वो 13वीं शती है। लेकिन ये एक ऐसी रचना है जिसके रचनाकार का नाम नहीं पता, लेकिन इसके अंतर्गत लौकिक साहित्य के दर्शन होते हैं, इसलिए इसे लौकिक साहित्य के अंतर्गत डाला गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, इसमें बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन है। बसंत विलास मतलब बसंत ऋतु। इस श्रृंगारिक काव्य का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया। देखो, इसका जो संपादन किया वो किसने किया, माता प्रसाद। ऐसे याद रख लेना कि जो बसंत ऋतु आती है तो हम माता की पूजा करते हैं, जिसमें गुलगुले वुलगुले बनाते हैं, माता शीतला माता की पूजा करते हैं मार्च के महीने में। जब मार्च में बसंत भी शुरू हो जाती है तो ऐसे याद रख लेना। इसका संपादन किसने किया, माता प्रसाद गुप्त ने किया, और इसका समय जो है 13वीं शताब्दी है। 84 दोहों को ही वास्तविक माना गया है, यानी कि इसके जो 84 दोहे हैं उन्हें ही वास्तविक माना गया है। और इसकी रचना जो है कौन सी भाषा में हुई, तो इसकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती दिखती है। इसकी भाषा से ही, मतलब इसकी भाषा की शुरुआत से ही ऐसा माना जाता है कि जो ब्रज भाषा है वो पिंगल सरस रूप लेती हुई नजर आती है। तो ये कुछ ऐसी रचनाएं थी जो अनछुई रचनाएं थी आदिकाल के अंतर्गत, जिन्हें हमें नहीं पढ़ा था और जहाँ से प्रश्न भी एक पूछा जाता है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, आप नोट कर लें। आपके नोट्स जो हैं अब कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैंने बताया कि MCQ सीरीज लेकर आएंगे। आदिकाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा और अगले 1 वीक के अंदर मैं भक्तिकाल आपका कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि आदिकाल में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। आदिकाल के अंतर्गत हमने भाषा भी पढ़ी है, भाषा वाला चैप्टर भी यहाँ पर फ्री हो गया। और आदिकाल, देखो जो आधुनिक काल है और आदिकाल है, देखो अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल इन्हें पक्का कर लें, क्योंकि आधुनिक काल में तो बहुत कुछ है, लेकिन आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल जो बीते हुए समय के हैं, तो इन्हें आप जो है ना बदल नहीं सकते। इनमें जो साहित्य लिखा गया है वही लिखा गया है। और आधुनिक काल का जैसे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तक आप बिल्कुल पक्के कर लें, इनमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन आगे जो आधुनिक साहित्य वो तो फिर भी थोड़ा बहुत बदलता रहता है। तो ये आज की वीडियो में था। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में साथ में आपको एक प्रश्न का आंसर भी देना है, और वो प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। धन्यवाद।